नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। अक्सर पिछले कई महीनों में लगातार विपक्ष और जो मीडिया सरकार से सवाल करता है, वो इस बात को उठाता रहा है कि चीन एक बड़ा खतरा भारत के लिए बन रहा है। चीन भारत के घर में घुस रहा है, गाँव बना रहा है, पुल बना रहा है, आबादी बसा रहा है। लेकिन लगातार सरकार इस बात को एक किनारे रखकर इससे इनकार करती रही है। लगातार वो ये कहते रहे हैं कि चीन से निपटने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं, बल्कि इस बात को भी स्वीकार करने में समय लग रहा है या स्वीकार नहीं कर रही है भारत की सरकार कि चीन कोई बहुत बड़ा खतरा बन के भारत के लिए उभर रहा है। लेकिन एक ही दिन में दो महत्वपूर्ण बयान, एक बयान नेवी चीफ की तरफ से, दूसरा आर्मी चीफ की तरफ से, दोनों ये बताते हैं कि भारत में इसको लेकर एक तरह की एक एक्सेप्टेंस, एक स्वीकार्यता, एक एक्नॉलेजमेंट बढ़ रहा है कि वाकई चीन एक बड़ी चुनौती है। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहती हूँ नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार। उन्होंने कहा कि चीन एक कठिन चुनौती बना हुआ है और जिसने न सिर्फ भारत की जो जमीन है, जो जो स्थल सीमा है, बल्कि समुद्री क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत लगातार जो इंडियन ओशन है, जो जो हिंद महासागर है, उस पर नजर रखे हुए है। ये भी उन्होंने कहा कि चीन लगातार किस तरह से खतरा पैदा कर रहा है। जो समुद्री लुटेरे हैं, ये लूट है, उन पर काबू करने के नाम पर लगातार चीन की मौजूदगी बनी हुई है। दूसरी तरफ जो बड़ा बयान है वो आर्मी चीफ की तरफ से है। ये लद्दाख के बारे में इस बात का जिक्र हो रहा है। उनका ये कहना है कि हमें जरूरत है, जो मकसद है फिलहाल जो हमारे सामने, वो ये है कि दो जो एक तरह से झगड़े या तनाव, अंग्रेजी में कहे तो फ्रिक्शन के जो पॉइंट्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसको ईस्टर्न लद्दाख का जिक्र किया जा रहा है कि उसको पहले घटाया जाए, उसको कम किया जाए और उसके बाद जिसे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में डीस एस्केलेशन कहा जाता है, यानी कि तनाव कम कर देना दो देशों के बीच, फिर उस पर हम कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पर भी माना है, इधर एक तरह से मैं कहूँगी थल सेना अध्यक्ष ने, दूसरे जो है हमारे जो नेवी चीफ हैं, उन्होंने, नौसेना प्रमुख ने, दोनों ने इस बात को माना है। खासकर ये भी उन्होंने कहा, जो एडमिरल हरि कुमार हैं, उन्होंने पाकिस्तान की, मैं कहूँ एक तरह से शब्दों में तारीफ करते हुए कहा कि इतना पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, आर्थिक संकट है, उसके बावजूद भी किस तरह से पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है और अपनी नौसेना को 2030-35 तक 50 प्लेटफॉर्म बल में तब्दील होने की राह पर है। ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि लगातार वो मॉडर्नाइजेशन का काम कर रहे हैं अपनी मिलिट्री के लिए। तो क्या मायने हैं इन सब बातों की, किस तरह से देखा जाए? ये दो बड़े बयान, दोनों जो हमारे अध्यक्ष हैं सेनाओं के, उनके जरिए खासकर सरकार की लगातार इस बात को लेकर इनकार करना कि चीन हमारे लिए कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हमारी संप्रभुता को एक तरह से चुनौती दे रहा है, विपक्ष की बात को लगातार नजरअंदाज करना। मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण स्वानी जी मौजूद हैं, जो कि उन्होंने फिलहाल हाल ही में नई किताब लिखी है, द लास्ट वॉर, हाउ एआई विल शेप इंडियाज फाइनल शोडाउन विद चाइना। बहुत बहुत स्वागत है आपका सानी जी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि एक ही दिन में ये दो बड़े बयान आप इन्हें किस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि अखबारों में हम देख रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड एक तरह से उसकी सिर्फ रिपोर्टिंग हुई है तथ्यात्मक, लेकिन आपने कैसे पढ़ा? देखिए, जहाँ तक हिंद महासागर का सवाल है, तो वहाँ पर अभी जो पीएलए है, चाइना है, वो एक चुनौती है। जहाँ तक लैंड का सवाल है, हिमालयस का सवाल है, जो कि बयान आर्मी चीफ ने दिया है, वो चुनौती नहीं है, वो खतरा बन चुकी है। और वो छोटा मोटा खतरा नहीं है। आज की डेट में उनके पास इतनी ताकत है कि वो 72 घंटे में अगर लड़ाई करेंगे, 72 घंटे में लड़ाई खत्म करी जा सकती है, चाइना कर सकता है। और इसकी डिटेल मैंने अपनी किताब में भी दी है, जो जिसका आपने जिक्र किया है, द लास्ट वॉर। उसका रीजन ये है, अभी भी जो बयान आया है आर्मी चीफ का, वो सिर्फ ग्रे जोन ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। ग्रे जोन ऑपरेशन जो होता है, वो उसका मतलब ये होता है कि बिना गोली दागे हुए, विदाउट फायरिंग ए सिंगल शॉट, जो भी हरकत होती है उसको ग्रे जोन बोला जाता है। तो हमारी जो तैयारी हो रही है, जहां तक चुनौती का सवाल है लैंड पर, वो सिर्फ अभी ग्रे जोन में ही हम अटके पड़े हैं। एक्चुअल उनकी लड़ाई क्या होगी वो हमें पता ही नहीं है। ग्रे जोन में मैं आपको बता दूं वो क्या क्या कर सकते हैं, ये हमें सबको, आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। पहली बात, उनके पास बहुत बड़ी क्षमता है साइबर की।
क्योंकि 70% इलेक्ट्रॉनिक आज हिंदुस्तान में सब चीन चीन से आ रहे हैं। अब उसमें उन्होंने क्या बैकडोर डाली है, वो हमारी मिसाइल्स बंद कर सकते हैं, वो हमारा सारी, क्योंकि 70% इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ी होती है उसकी, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारा इंटरनेट आता है हिंदुस्तान में, ये सब काम हो रहा है बिना कोई लड़ाई के, बिना कोई गोली दागे हुए, ये आप समझ लीजिए। दूसरा, वो क्या कर सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट आ रहा है वो 9 लैंडिंग स्टेशन है वहां पर आ रहा है, उनके वहां पर जहाज घूमते रहते हैं, हमारा कोई शिप नहीं है जो कि ये सबसी केबल्स को, सबमरीन केबल्स की रिपेयर करता है। तो वो चाहे तो वो उसको काट सकते हैं, हमारी जो वो है इंटरनेट जो हिंदुस्तान में आ रहा है वो काट सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये जैसे आपने बताया कि जो गांव है और जो जहां पर की ये अभी खबर आई है, और गांव के जो ग्रेजर्स हैं वो कह रहे हैं कि साहब जो हमारा जो लाइव स्टॉक हमारा यहाँ आता था और जो ग्रेस करता था, अब उसको पीछे कर दिया गया है। देखिए इसका इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वो जो हमारे थे ग्रेजियर, वो हमारे आईज और ईयर्स थे, वो हमें बताते आगे क्या हो रहा है। अब अगर उनको वो अपने भेड़ बकरियों को वहां रख ही नहीं सकते हैं तो वो वापस आ जाएंगे। और ये एक बयान ये भी आया है कि उनके पास जो है टेलीफोन ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ 5G जो है वायरलेस कम्युनिकेशन है, दूसरी तरफ चीन की तरफ, वो पीछे आ जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, हमें उतनी मैन पावर और चाहिए, वो शायद अग्निवीर से आएगी, जो बिना लड़ाई करे हुए ही ये करेगी इंश्योर कि वो हमारे एरिया, जैसे उन्होंने अप्रैल 2020 में ले लिया, वो और एरिया ना ले ले। देखिए खास बात ये है, पिछले 2.5 साल में जो भी कुछ हुआ है, इंक्लूडिंग जो गलवान में हुआ है, ये 15 जून 2020 को कहीं पर कोई गोली नहीं चली, ये जी। सारा ग्रे जोन ऑपरेशन हो रहा है। तो हुँ। असली लड़ाई क्या होगी वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं है, हमारी तैयारी ही नहीं है। जी। प्रवीण जी, इसके अलावा लेकिन मैं एक तो पहली बात ये समझना चाहती हूँ कि इस मकाम पर ख़ासकर आकर दोनों जो हमारे सेनाओं के अध्यक्ष हैं, उनका खुले तौर पर इस चुनौती को स्वीकार करना, हम अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो कोई आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इंडिपेंडेंटली तो कम से कम मुझे नहीं लगता कि सेना अध्यक्ष जैसा उनको ठीक लगेगा, वैसा कहेंगे बिना भारत सरकार की एक तरह से अप्रूवल भी ना कहें तो रज़ामंदी के बगैर। दूसरे अब ज़िक्र ये भी किया उन्होंने जो जहाँ ये स्पीच दे रहे थे, वहाँ ये भी कहा हरि कुमार जी ने कि 2008 से चल रहा है ये। चीन हिंद महासागर में 2008 से है। उन्होंने ये कहा कि कहते ये हैं कि हम पायरेट्स को कंट्रोल करने के लिए, पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए, नहीं समुद्र में जो लुटेरे पहुंच जाते हैं, उन पर काबू करने के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से एक सैन्य अड्डा बनाया हुआ है, ये सब चीजें अचानक हमारे सामने आ रही हैं। इनको कबूल करने के पीछे क्या वजह है और कितना गंभीर ये संकट है? देखिए ये वहां पर हिंद महासागर में भी बहुत बड़ा संकट है। जैसे नेवी चीफ ने ठीक कहा है, 2008 से एंटी पायरेसी के नाम पर वो लोग जो है इंडियन ओशन में रीजन में आ रहे थे। अभी उन्होंने जिबूटी के अंदर अपनी लॉजिस्टिक बेस जो है वो बना ली है, वहां पर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है जिबूटी। अब देखिए मेन बात ये है, अभी जो हम जितना भी नेवी के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें पहले ये देखना है कि लड़ाई कहां होगी। लड़ाई सरफेस पे नहीं होगी, लड़ाई होगी अंडर सी। अंडर सी का क्या मतलब होता है, जो डेप्थ होती है 300 मीटर्स एंड बिलो, उसको अंडर सी बोलते हैं। इसका मतलब लड़ाई होगी। अब चाइना जो कर रहा है, वो बना रहा है स्टैंड ऑफ सेंसर्स अंडर सी में, वो अनमैन्ड सिस्टम्स बना रहा है। अभी पिछले 8 5 6 सालों से कई बार ये खबर आती है कि उनके ग्लाइडर्स और उनकी सर्वे शिप्स यहाँ पर आ रखी हैं इंडियन ओशन रीजन में। वो क्या कर रही हैं, वो यहाँ पे जो मरीन एनवायरनमेंट है वो उसके बारे में डेटा कलेक्ट कर रही हैं। वो डेटा कहाँ काम आएगा, वो डेटा अनमैन्ड सिस्टम्स में काम आएगा, वो डेटा उनकी सबमरीन वॉरफेयर में काम आएगा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हालात हमारी फौज के हैं, आर्मी के हैं, वही हाल नेवी का है। आप अच्छी बात है, आप पैसा बना रहे, आप पैसा खर्च रहे हैं। अभी हमने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर दिया, अभी उसको ऑपरेशनल होने में ही बहुत टाइम लगेगा। अभी उस पर कोई जहाज ही नहीं है।
जबकि लड़ाई जो है वो अब ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, अंडर सी चली गई है। उसके अंडर सी बारे में नहीं, लेकिन नौसेना चीफ ने ये खुद उन्होंने भी कह दिया कि जो संभावित विरोधी हैं, अगर नाम भी नहीं लिया, तब भी ये कहा कि हमारी जो डे टू डे की रोजमर्रा की जो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की बजाय अगर झगड़ा भी ना कहें तो उन्होंने प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो संभावित विरोधी हैं उनके साथ युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता। आप ही कह रहे हैं कि वो युद्ध तो पहले से ही चल रहा है एक तरह से। मैं ये कह रहा हूं कि तैयारी चल रही है युद्ध की, क्योंकि जहां तक महासागर का सवाल है, हम अब हिस्सा बन चुके हैं क्वाड का। अब हम हिस्सा बन चुके हैं, हम जो क्वाड की तीन कंट्री हैं, हम उनके साथ नेवल एक्सरसाइज करते हैं। इसलिए चाइना को खतरा है कि जो उनकी ट्रेडिशनल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको खतरा दिखता है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के उसके ऊपर एज पार्ट ऑफ दैट प्रिपरेशन, जितने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेशंस हैं, जितने भी ये लिटरल नेशंस हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान, यहाँ पे सब जो है वो बेल्ट एंड रोड के साथ साथ अपनी पोर्ट्स की भी वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे पोर्ट्स हो सकते हैं जो कि ड्यूअल पर्पस पोर्ट्स हो। तो ये सब काम हो रहा है और ये सब चल रहा है तैयार। मैं कहना ये आपसे चाहता हूं कि जहां तक हिंद महासागर का सवाल है, दो बातें हैं। नंबर एक, उनकी अभी तैयारी चालू है। नंबर दो जो है वो हमें समझना है हमारे नेवी को कि लड़ाई कहां पर होगी। लड़ाई क्या सरफेस पे होगी कि अंडर सी होगी। और जहां तक जमीन का ताल्लुक है, वो तैयार है आज की डेट में। मैं ये कहना चाहता हूं वहां जी पर हाँ। वो तैयार है लड़ाई करने के लिए। तो मैं लद्दाख की तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को लेकर जो एक सवाल उठा है, जिसमें क्या इसे तारीफ कहा जाए कि पाकिस्तान के लिए कहा है कि देखिए किस तरह से मॉडर्नाइज कर रहा है, वो अपनी नेवी को भी किस तरह से आगे बढ़ा रहा है, 2030-35 तक 50 प्लेटफॉर्म बल में तब्दील होने की राह पर है। क्या होता है प्लेटफॉर्म बल, और क्या हमें नेवी यानी कि जो जो समुद्री इलाका है वहां भी क्या पाकिस्तान से खतरे की बात कर रहे हैं जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं, और खासकर ऐसे दौर में जबकि पाकिस्तान एक तरह से देखें तो बिल्कुल तबाही के मकाम पर खड़ा हुआ है, जहां करोड़ों लोग जो हैं वो खाने पीने, पानी पीने और को भी मोहताज हैं, उनके पास घर नहीं है। इतनी बड़ी जो एक ग्लोबल क्राइसिस के तौर पर उभर रही है पाकिस्तान की समस्या, चूंकि वहां जो सैलाब आया है, जो पर्यावरण का एक बड़ा मुद्दा है, उसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि नौसेना को किस तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है उसका पाकिस्तान की तरफ से। देखिए, जहां तक पाकिस्तान मिलिट्री का सवाल है, वो अपनी सिक्योरिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हमें ये समझना है कि आज जो है वो पाकिस्तान नेवी नहीं है, पाकिस्तान नेवी के साथ पीएलए नेवी भी शामिल है। हमें ये समझना है कि वहाँ ग्वादार जो पोर्ट बना है, जो उधर बना है, वहाँ पर की बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्दी हम वहाँ कंबाइंड ऑपरेशन देखेंगे। वहाँ पर हम एक जॉइंट एयर और नेवल स्टेशन देखेंगे। वहाँ पर हमें ये सब बात समझनी है कि वो दोनों जो है, ये चाइना और पाकिस्तान, ये दोनों मिलके तैयारी कर रहे हैं। समुद्र में भी कर रहे हैं, ग्राउंड पे भी कर रहे हैं। और जहां तक आपने बताया फ्लड्स की और सैलाब आया है, वो बहुत दुखद बात है, पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पाकिस्तान कभी कॉम्प्रोमाइज अपनी नेशनल सिक्योरिटी में नहीं करेगा। तो इन दो चीजों को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। हमें यह समझना है कि आज हमारी हालत जो है, जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमने जो कश्मीर में किया है, उसके बाद ये दोनों जो हमारे जो एडवर्सरीज हैं, वो मिलके अब पूरा काम कर रहे हैं। उससे हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है। अब मैं लद्दाख की तरफ आना चाहती हूँ, जिसमें जो कह रहे हैं हमारे चीफ, वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो स्टैंड ऑफ है एलओसी पर ईस्टर्न लद्दाख का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ दोनों पीछे हटे हैं, दोनों जो देश हैं। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 15, वहां पर पिछले हफ्ते की बात बता रहे हैं। पहली बात तो हमें ये समझाइए कि क्या मतलब है, क्या ये बहुत कोई महत्वपूर्ण घटना है। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ अब 2 ऐसे फ्रिक्शन के या झगड़े के या तनाव के ऐसे बिंदु बचे हैं, जिसमें देपसांग और देमचौक इसका जिक्र करें कि 2 से बिंदु हमारे पास बचे। और आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत गंभीर समस्या है वहां पर, इसमें काफी कॉन्ट्रडिक्शन है इन दोनों बातों में। देखिए, पहली बात यह है, जो ये डिसएंगेजमेंट हुई है अभी रिसेंटली, पीपी 15 पर हुई है, पहले पीपी 16 पे हुई थी, उससे पहले पंगोंग सो में हुई थी।
सारी एंगेजमेंट्स में पीएलए 1 इंच भी पीछे नहीं गया है। ये आप बात समझ लीजिए। तो पहले तो वो अप्रैल 2020 में आके उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया। अब हम उतने और पीछे चले गए हैं क्योंकि वहां पर बफर जोन बनी है। वो हमारे ही एरिया में हमने अपनी बफर जोन बना दी है। वो पीएलए पीछे नहीं गया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक 3 चीजें होती है, आर्मी चीफ ने कहा है एक बार डिसएंगेजमेंट हो जाए। एक डेमचौक रह गया है और एक डेप्सांग रह गया है। डेप्सांग बहुत बड़ी बात है। डेप्सांग पे उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है चीन ने। डेप्सांग ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से 5 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं। ये कोई लेगेसी प्रॉब्लम नहीं है। जब मनमोहन सिंह सरकार थी, ये अभी हुआ है अप्रैल 2020 में। 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स डिनाई करे जा रहे हैं। 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे को डिनाई करा जा रहा है। तो डेप्सांग की तो वो बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, डेमचौक में भी अगर डिसएंगेजमेंट होगी तो वो हमारे एरिया में बफर बनेगा। दूसरी बात, आर्मी चीफ बोल रहे हैं एक बार डिसएंगेजमेंट होगी तो डी एस्केलेशन भी हो जाएगी, फिर डी इंडक्शन होगी। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सितंबर 10 2020 का जो जॉइंट स्टेटमेंट थी, जो जयशंकर और उनके विदेश मंत्री वांग ही ने मॉस्को में साइन की थी, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ डिसएंगेजमेंट होगी, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं होगी। इसका मतलब हमारा खतरा बेकरार रहेगा, खतरा कम हमारा नहीं होगा। वो वहीं बैठे हुए हैं। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत ज़रूरी है ये बात दर्शकों तक पहुँचना कि जो हमारे जो अध्यक्ष हैं, सेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष, साथ ही नौसेना अध्यक्ष, उनकी जो बयानात हैं, उनके पीछे भारत की जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इसके अलावा जो संप्रभुता है, जो सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े सवाल हैं, आखिर इन बयानों के पीछे किस तरह की चिंताएँ हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है, जो कि खुद एक पब्लिक मंच से आके इस बात को नौसेना अध्यक्ष ने कबूल किया कि न सिर्फ कि जो हमारा समंदर है, बल्कि हमारा जो स्थल है, यानी जो ज़मीन है, बल्कि जो हमारा समंदर है, वहाँ पर भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है चीन, और समुद्री लुटेरों के नाम पर वो हिंद महासागर में एक तरह से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।